हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माय लवली ब्रदर पर। तो चलिए इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था कि जो हमारा प्यारा क्यूट विंग था उसने अपने राज्य को बहुत अच्छे से संभाल लिया था और अब वो एक राजा की तरह बिहेव करना भी शुरू कर चुका था। वहीं वांगजी और विंग की लाइफ में रोमांस तो जैसे ख़त्म ही नहीं हुआ था। उनके प्यार की अब लोग दुहाइयाँ देते थे। वहीं विंग अपने वांगजी के साथ साथ अपने राज्य को भी अच्छे से संभाल रहा था, जो देखकर महाराजा और महारानी काफ़ी खुश थे। अब उनकी बस एक ही इच्छा थी कि वो विंग और वांगजी के बच्चों को देखकर खुशी से और शांति से अपनी ज़िंदगी को त्याग दें। लेकिन महाराज शायद कुछ और भी सोच रहे थे, इसके बारे में उन्होंने किसी से नहीं बताया। विंग को पता चलता है कि वैन राज्य अब बाकी जो देश थे उन पर हमला कर अब वो एक देश बन चुका है। वहीं उसने एक सेना खड़ी की है जो कि जिंदा के नहीं मुर्दा लोगों की थी। वहीं विंग उन पर हमला करने की पूरी तैयारी कर चुका था। विंग ने अपने लोगों को तैयार होने के लिए कह दिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो समझ चुका था कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया, अभी तैयारी नहीं की, तो शायद उसे बाद में मौका भी ना मिले। इसीलिए विंग ने अपने लोगों को, अपने सैनिकों को तैयार कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ वैन भी तैयार हो चुके थे। उन्होंने तो पहले ही प्लान कर रखा था कि वो विंग राज्य, जो कि वी राज्य है, उसे अपने अंडर करेंगे। वो वी को हरा कर खुद और भी ज़्यादा ताकतवर एक साम्राज्य बनाएंगे, जिसमें वो खुशी से और अपने ताकत के साथ रहेंगे। वहीं वैन में जो सबसे ताकतवर थे वो वैन शू, वैन चाओ और वैन रूहान थे। वहीं वैन शू और वैन चाओ इतने ज़्यादा ताकतवर तो थे, लेकिन वो ब्लैक मैजिक का यूज़ नहीं करते थे, जो कि सबसे ज़्यादा वैन रूहान करता था। वैन रूहान को जैसे ब्लैक मैजिक में मास्टरी हासिल हो चुकी थी। वहीं वैन रूहान ये सब कर काफ़ी खुश भी होता था, क्योंकि उसे ये करने में काफ़ी मज़ा आता था जब वो लोगों को अपने सामने तड़पते हुए, बिलखते हुए देखता था। वहीं जो वैन शू और वैन चाओ थे, उन्हें भी जब ये सब काफ़ी पसंद आता था। वहीं उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद आती थी दूसरों की औरतें, और वो उनके साथ ज़्यादातर फिज़िकल रिलेशनशिप बनाना पसंद करते थे। उनमें जितनी भी फीमेल्स आई थी, ऐसी कोई भी नहीं थी जो वैन शू और वैन चाओ को उनके बिस्तर पर सर्व ना करती हो। वहीं वैन शू और वैन चाओ, हालांकि वो मैरिड थे, लेकिन उन्हें दूसरों की वाइफ के साथ सोना कुछ ज़्यादा ही पसंद था। और उन्होंने वी वुशियान की वाइफ के बारे में बहुत कुछ सुना था कि उसका हस्बैंड, जो कि उसकी वाइफ है, वो काफ़ी ब्यूटीफुल है और उसके जैसी ब्यूटी शायद ही कहीं एग्जिस्ट करती होगी। इसीलिए उनके दिमाग में वांगजी के लिए बहुत सारी लस्टफुल इमेजेस थी, जिसे वो फुलफ़िल करना चाहते थे। और उनका सबसे ज़्यादा वी जो देश था, उस पर हमला करने का टारगेट यही था कि वो वांगजी को चाहते थे। वहीं इन सबसे बेखबर वांगजी अपने विंग के साथ समय व्यतीत कर रहा था। वांगजी को नहीं पता था कि उसके पीछे से लोग उसके बारे में इस तरीके से भी सोच सकते हैं। वांगजी अपनी प्योर मेंटेलिटी के साथ रहता था। विंग को भी जब ये सब पता चलता है कि वैन शू और वैन चाओ उन सब पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, तो विंग भी अपने लोगों को और भी ज़ोर शोर से तैयारियों के लिए कह देता है। विंग ने बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर की थी, जिससे कि वो युद्ध में इस्तेमाल कर सके। वहीं धीरे धीरे युद्ध की स्थिति बनने लगती है। विंग को लगा था कि उसे तैयारी कर रखनी चाहिए, शायद युद्ध हो सकता है, लेकिन अब देखकर ऐसा लग रहा था कि सच में युद्ध होगा, क्योंकि धीरे धीरे वैन वी जो देश था, उसके छोटे मोटे राज्य गांवों पर हमला करना शुरू कर चुके थे, और वो सब विंग के पास मदद के लिए आने लगे थे। विंग ने भी अपनी बहुत सारी सैनिक टुकड़ियाँ वहाँ भेज दी थी, लेकिन अक्सर उसे खबर मिलती थी कि उसकी पूरी की पूरी सेना ही गायब हो जाती थी। वहीं विंग की सेना घट रही थी और वैन की सेना बढ़ रही थी, जिस चीज़ का पता विंग को भी था, और इसीलिए उसने 1 महीने बाद युद्ध की तारीख तय की थी।
जिसके लिए वैन भी मान गए थे, क्योंकि उन्हें तो युद्ध ही करना था ताकि वो एक ही बार में पूरे वी जो देश है उसे अपने अंडर कर सकें, उसे हासिल कर सकें। वहीं वांग जी भी विंग के साथ लड़ना चाहता था, लेकिन विंग नहीं चाहता था कि वांग जी के ऊपर कोई खतरा आए। वहीं महारानी भी इस चीज़ से बिल्कुल भी खुश नहीं थी और उनकी आंखों में भी अपने बेटे के लिए डर था, कहीं उसे कुछ हो ना जाए, क्योंकि उन्हें भी पता चल चुका था कि वैन बिल्कुल इविल पर्सन है और वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है और वो ब्लैक मैजिक का कुछ ज़्यादा ही इस्तेमाल करते हैं, जो सोच कर ही उन्हें काफ़ी डर लग रहा था। वहीं महाराज भी इस बारे में सोच रहे थे और उनके दिमाग में भी बहुत कुछ था। फिर वो कुछ सोच कर जो उनके सबसे वफादार सेनापति जियांग फेंगमियांग थे उन्हें अपने पास बुलाते हैं और उन्हें बुलाकर उनसे कुछ कन्वर्सेशन करते हैं और उन्हें एक इंस्ट्रक्शन देते हैं जो कि उन्हें इमरजेंसी में यूज़ करना है। वहीं उनकी बात सुनकर जियांग फेंगमियांग को थोड़ा अजीब लगता है और वो महाराज को देखकर पूछते हैं, महाराज क्या ये सच में काम करेगा? जो सुनकर महाराज जियांग फेंगमियांग को घूरते हुए कहते हैं, क्या तुम्हें मेरे जो निर्णय हैं उन पर यकीन नहीं? जो सुनकर जियांग फेंगमियांग जल्दी से कहते हैं, नहीं महाराज ऐसा नहीं है, लेकिन वो बहुत छोटी हैं। जो सुनकर महाराज एक गहरी सांस लेकर कहते हैं, कभी कभी जो काम तलवार नहीं कर सकती वो काम सुई कर देती है। जो सुनकर जियांग फेंगमियांग को कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि ये मुहावरा कहीं भी फिट नहीं हो रहा था। वहीं महाराज उन्हें देखकर कहते हैं, अगर कुछ भी हो तो तुम मेरा ये लास्ट ऑर्डर फुलफिल करना, शायद हमारा राज्य जीत सकता है। जो सुनकर जियांग फेंगमियांग को कुछ समझ में नहीं आता, वहीं फिर भी वो महाराज की बात मान लेते हैं, क्योंकि उनके महाराज का ऑर्डर था। वहीं महाराज और विंग अब युद्ध के लिए जाने लगते हैं, तो महारानी और वांग जी उनका राज तिलक करते हैं और उनका विजय तिलक कर कर उन्हें भेजते हैं। वहीं विंग वांग जी को गले लगाकर कहता है, लैंसन तुम फिक्र मत करो, मैं वापस आऊँगा। जो सुनकर वांग जी भी अपना सर हाँ में हिलाता है। वहीं विंग वहाँ से घोड़े पर बैठकर अपने पिता के साथ चला जाता है और वो लोग युद्ध भूमि के पास पहुँचते हैं, जहाँ पर वैन की सेना पहले से ही खड़ी थी। वहीं विंग भी अपनी सेना के साथ खड़ा था। विंग के हाथों में उसकी तलवार स्विब्यान थी, जो कि शायद लोगों के खून से नहाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी थी। वहीं महाराज भी अपनी स्वॉर्ड को देखते हैं और उस पर अपना हाथ फिराते हैं। फिर वो विंग की तरफ देखते हैं और फिर अपनी आंखों से ही इशारा करते हैं। फिर वैन भी युद्ध की घोषणा शुरू कर देते हैं और उन दोनों के बीच वो लड़ाई शुरू हो जाती है, जो कि शायद काफ़ी भयानक और घमासान थी, जिससे वो युद्ध भूमि धीरे धीरे जो कि मिट्टी के कलर की थी वो अब चेंज होकर लाल रंग में बदलने लगी थी। लोगों के हाथ, पैर और उनके अंग ऐसे ज़मीन पर बिखरे हुए थे जैसे कि कोई सामान बिखरा हुआ हो। वहाँ पर खून ऐसे पड़ा था जैसे कि किसी ने पानी डाल रखा हो। पूरी जगह लाल रंग में रंग चुकी थी। देखते ही देखते ये जगह जो कि युद्ध के लिए चुनी गई थी, ये बिल्कुल रेड कलर में चेंज हो चुकी थी। यहाँ के पत्थरों पर लोगों के खून थे और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। वहीं जो डेड बॉडीज़ थी जो कि वैन की थी, वो भी चीखें मार मार कर लोगों को मार रही थी। लेकिन उन डेड बॉडी का भी विंग ने इलाज कर लिया था और विंग उन्हें ब्लास्ट कर रहा था अपने पास रखी कुछ चीज़ों से। वहीं धीरे धीरे ये युद्ध और भी भयानक होने लगता है। वैन रूहान जब देखता है कि वी सेना को वो नहीं हरा पा रहा, तो उसे इस चीज़ पर यकीन नहीं होता, क्योंकि उसे लगता था कि वो सबसे ज़्यादा ताकतवर बन चुका है। वहीं देखते ही देखते विंग और उसके पिता ने वैन रूहान की आधी से ज़्यादा सेना ख़त्म कर दी थी और युद्ध को 15 दिन हो चुके थे। और वहीं वांग जी और महारानी महल में बैठे हुए थे। उन्हें अपने हस्बैंड्स की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी। वांग जी तो इतना ज़्यादा बेचैन हो चुका था कि वो एक जगह बैठ भी नहीं पा रहा था। ना उसे नींद आती थी, ना उसे भूख लगती थी। वहीं उसका भाई भी युद्ध में गया हुआ था। बड़ी से बड़ी सेना, पूरा वीर राज्य युद्ध में जा चुका था। वहीं महल के पास बस कुछ ही सैनिक थे
लेकिन वो उन्हें गार्ड करने के लिए काफ़ी थे। वहीं वांग जी खुद भी एक योद्धा था, इसीलिए वो यहाँ नहीं बैठ सकता था। वो महारानी की तरफ देखकर कहता है, माँ मैं यहाँ नहीं रह सकता, मुझे विंग के पास जाना है। मैंने उससे वादा किया था कि मैं हमेशा उसका साथ दूंगा, तो भला कैसे मैं युद्ध में उसे अकेला छोड़ सकता हूँ। जो कहकर वांग जी महारानी से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो उसे जाने दे। वहीं महारानी जब वांग जी को ऐसे देखती है, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वांग जी को देखकर कहती हैं, बेटा मैं भी यहाँ नहीं रहना चाहती, मुझे भी जाना है, लेकिन हम अगर वहाँ गए तो उनके लिए परेशानियाँ बढ़ सकती हैं। जिस पर वांग जी महारानी को झंझोड़ते हुए कहता है, माँ अगर हम वहाँ नहीं गए, अगर कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे, कम से कम हम वहाँ रहकर कुछ तो कर सकते हैं। जो सुनकर महारानी भी उसकी बात मान जाती है और वो दोनों वहाँ से रवाना हो जाते हैं उस युद्ध भूमि के लिए, जहाँ अभी खूनी खेल चल रहा था, जहाँ खूनी लड़ाई हो रही थी। वही विंग और महाराज दोनों खून में नहा चुके थे। वो लड़ ज़रूर रहे थे, लेकिन उनकी ताकत भी अब ख़त्म हो रही थी। वहीं वैन की सेना जितनी मर रही थी, उससे ज़्यादा लोग ज़िंदा हो रहे थे, क्योंकि वैन रोहान अपने ब्लैक मैजिक से जो मरे हुए वी के सैनिक थे उन्हें भी ज़िंदा कर रहा था। वहीं देखते ही देखते ये लड़ाई और भी भयानक हो जाती है। वहीं वीराजे भी अपने बहुत सारे वीर सिपाहियों को खो देता है और ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। वहीं महारानी और वांग जी वहाँ आ चुके थे और उन्होंने महाराज और विंग से बात की थी। जब उन्हें सिचुएशन के बारे में पता चला तो उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगने लगा कि शायद वी हार सकते हैं। वहीं महाराज जब ये सब देखते हैं तो उन्हें भी समझ में आ जाता है कि यहाँ की सिचुएशन काफ़ी बुरी है, इसीलिए वो कुछ सोच कर कहते हैं कि हमें सबसे पहले वैन रोहान, वैन शू और वैन चाओ और उनके सभी लोगों को जो कि इम्पोर्टेंट है उन्हें मारना होगा। सेना को हम बाद में भी ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने उन्हें मार दिया तो सेना अपने आप ख़त्म हो जाएगी। जो सुनकर विंग भी मान जाता है। तो चलिए हम अपनी कहानी को आज यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो बने रहिए मेरे साथ और प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।